नमस्कार। पंथ पढ़ाओ में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में आपके लिए कहानी बू, जिसे लिखा है श्री जोगिंदर पाल जी ने। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर स्वरूप के चपरासी चौरंजी ने सतर्क नज़रों से डॉक्टर के दफ्तर के दरवाजे की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए सिर से गांधी टोपी उतारने लगा। उसके सिर से एकदम 100 के कई नोट फर्श पर आ गिरे और वह घबराकर उन्हें फुर्ती से समेटने लगा। इसी बीच एक बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर साहब जी, अरे बाहर जाओ। चौरंजी घबराकर सीधा हुआ और बूढ़े को दरवाजे से बाहर धकेलने लगा। हर कोई बेधड़क अंदर घुसता चला आता है। करके बोलता हूँ, किसी को बिना इजाज़त अंदर मत आने दिया करें। उसकी हैदराबादी करके की आदत से डॉक्टर स्वरूप इस कदर प्रभावित था कि उसके लहजे का असर पैदा करने की इच्छा से उसके मुंह से भी इसलिए की बजाय अनायास करके निकल जाता। चौरंजी ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटखनी चढ़ा ली और नोट गिनने लगा। 1, 2, 3, 14। फिर वह फर्श पर झुक गया। एक और कहाँ गया? डॉक्टर स्वरूप उसके गंजे सर पर चिपके हुए एक नोट को देखकर हंसने लगे। हमारे सिर पर तो सिर्फ गंदे बाल उगते हैं, लेकिन मालूम नहीं तुम क्या सोचते रहते हो। जब भी टोपी उठाते हो तुम्हारे सिर पर बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ उगी होती हैं। डॉक्टर को याद आया कि आज उसे अपने डैंड्रफ की दवाई लेकर घर जाना है। उसकी पत्नी ने कहा था, तुम्हारे गंदे बालों की बू से खाया पिया मुंह की ओर पलट आता है। चौरंजी ने 15वें नोट को अपने सिर से उखाड़ने के अंदाज में लिया और एक बार फिर नोटों को गिनकर डॉक्टर स्वरूप के सामने मेज पर रख दिया। 15 हैं साहब, सिर्फ 15। डॉक्टर के माथे की त्योरी देखकर चौरंजी ने कहा, 2000 का हफ्ता तय कर गया था साहब, लेकिन चुकाते वक्त हराम की औलाद कहने लगा, इस मौसम में बर्फ जमीन पर कहाँ मिलती है, इसे आसमान से खोद कर लाना पड़ता है। तो क्या हुआ, बर्फ में थोड़ा कम कमा ले, और भी तो 20 आइटम हैं। करके मैंने बोला था साहब, ठेके को 2 हिस्सों में बांट दीजिए और गंगू से भी मामला कर लीजिए, वह बड़ा ईमानदार आदमी है। इस दयाल के बच्चे को भी तुम ही लाए थे। लाया तो मैं ही था, क्या बोलना, आजकल सब अपने धर्म ईमान को बेचे हैं। अब अगले 4 हफ्ते 1500 ही चलने दीजिए। वह बोलता है 4 हफ्तों के बाद मौसम खुल जाएगा, फिर वह पूरे 2000 देना शुरू कर देगा। डॉक्टर ने 5 नोट उसके हवाले करते हुए कहा, 150 तुम्हारा और 150 केयर टेकर का, बाकी 200 बड़े बाबू को दे दो। ठीक है साहब। चौरंजी ने नोटों को फिर टोपी के नीचे रखा और जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा, किंतु 2 कदम चलकर रुक गया। केयर टेकर साहब ने कहा था साहब, मेरे चपरासी के लिए भी 100 लाया करो। डॉक्टर स्वरूप ने उसे निकट आने का इशारा करके 100 का एक और नोट उसके हाथ में थमा दिया। बोले, करके दयाल से कम 1600 ही वसूल कर लेते। चौरंजी ने नोटों को वैसे ही अपनी टोपी के नीचे जमा किया। आजकल आप जैसे रहमदिल अफसर कहाँ मिलते हैं साहब, आप तो सारी प्रजा के खेवनहार हैं। चौरंजी के जाने के बाद डॉक्टर ने आधा उठकर पतलून की पिछली जेब से उसके दिए हुए नोट निकाले और यूं ही उन पर अपनी नज़र टिका ली और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की ओर से अदायगी के वादे की तहरीर पढ़ने लगा। सरकार जो वादा करती है उसे हमेशा पूरा करती है, परंतु लोगों का हाल है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पूरे 500 कम। डॉक्टर को दयाल पर अभी भी गुस्सा आ रहा था। खैर, उसे मालूम हो जाएगा कि सरकारी मामलों में ज़ुबान से पलटना इतना आसान नहीं। उसने नोटों की तह जमाकर उन्हें फिर जेब में रख लिया और सोचने लगा कि डायरेक्टर 600 से कम में नहीं टलेगा। सारा काम हम लोग करते हैं और वह बूढ़ा मुफ्त में ही सबसे बड़ा हिस्सा उड़ा ले जाता है।
साला अकेला आदमी है, इतने पैसों का क्या करता है। आज शाम को घर लौटते हुए मैं स्कॉच की बोतल लेता जाऊंगा और सोडा भी। स्कॉच में पानी मिलाने से तो बेहतर है केवल पानी ही पी लिया जाए। किंतु प्यास तो पानी से ही बुझती है। उसकी पत्नी रोशी अपने पति की शराब की बोतल से चिढ़ी रहती थी, मगर जिनकी प्यास पहले ही मरी पड़ी हो उन्हें तो इसे जिंदा करना होता है। रोशी से झगड़ते हुए उसका दिमाग रोशन हो जाता। अरे ओ सरू, घर में मैं हूँ, फूल सी बच्ची है, हमसे तुम्हारी प्यास जिंदा क्यों नहीं होती। फिर रोशी को एकाएक अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगता। तुम मुर्दों के डॉक्टर हो सरू। तुम क्या जानो किसी बेचैन आत्मा की बची खुची सांस इकट्ठी करके उसे अपने पैरों पर कैसे खड़ा किया जा सकता है। जब डॉक्टर स्वरूप को नौकरी में अक्षमता के कारण ट्रांसफ़र पर सरकारी अस्पताल की जंजीर के इस मुर्दा खाने का इंचार्ज बनाया गया था तो वह बहुत तिलमिलाया था कि इतने वर्षों के अनुभव के बावजूद उसे मौत के सर्टिफिकेट लिखने और मुर्दों की देखभाल पर लगा दिया गया है। दिल छोटा मत करो डॉक्टर, उसके एक सीनियर सहयोगी ने उसे तसल्ली देने के लिए समझाया था। सरकारी डॉक्टर यहाँ हो या वहाँ एक ही बात है। वहाँ वह मरीज को मौत की राह पर डालता है और यहाँ मरीज उस राह पर चलते हुए उसके पास आ पहुँचता है। उसने हंसते हुए डॉक्टर स्वरूप की पीठ थपथपाई थी। बड़े आरामदेह ठिकाने पर आ लगे हो, अब चैन की बंसी बजाओ। डॉक्टर स्वरूप ने वाकई चैन की बंसी बजाते हुए सारे बरस बिता दिए थे। बहुत होने पर भी उसके चार्ज में 20 से ज़्यादा मुर्दे ना होते। इनमें से अधिकतर लावारिस होते। डॉक्टर अपने दफ्तर के बाहर 24 घंटे का नोटिस लगाने के बाद लावारिस मुर्दों को सरकारी प्रयोगशालाओं में काम लाने के लिए भेज देता। मुर्दों की देखभाल करते करते वह जिंदों का इलाज करना भूल ही गया था। सरकारी रजिस्टर में नॉर्मल की एंट्री करते वह वास्तव में इस बात की पूर्ति करता था कि मरीज पूर्ण रूप से मर चुका है। एक बार चौरंजी अपनी बीमारी के कारण छुट्टी की अर्जी लेकर आया तो डॉक्टर स्वरूप ने उससे कहा, इधर आओ, तुम्हारी नब्ज़ देखूं। और नब्ज़ पर उंगली रखकर कुछ क्षण खूब गंभीरता से महसूस करता रहा और फिर बोला, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं, जाओ काम करो। लेकिन साहब, कह दिया ना, जाओ, तुम्हारी नब्ज़ बिल्कुल बंद है। चौरंजी का ये हाल था कि हंसते हंसते वह अपनी बीमारी भूल गया और डॉक्टर स्वरूप को गुस्सा आ रहा था कि बदतमीज़ इस प्रकार हंस क्यों रहा है। चौरंजी का आगे पीछे कोई न था। एक बात कहूँ साहब, एक दिन डॉक्टर से कहने लगा, यदि कभी अचानक मेरा दम निकल जाए तो मुझे कहीं प्रयोग के लिए मत भेजिएगा। क्यों? आप तो जानते ही हैं साहब, मेडिकल कॉलेज के लौंडे भले चंगों को किस तरह लौटाते हैं। मालूम होता है गोश्त की गठरियों में टूटी फूटी हड्डियां सिली हुई हैं। अब भी तुम ऐसे ही दिखते हो। चौरंजी ने सिर खुजाने के लिए टोपी उतारी तो उसके गंजे सर से एक 10 का नोट नीचे आ गिरा। यह नोट कहाँ से मारा है? आपसे क्या पर्दा साहब, गंगू ठेकेदार आया था, इनाम दे गया है, आपको सलाम बोलने को कह गया है। उससे कहो केवल सलाम बोल देने से काम नहीं बनता। बड़ा दिलदार सेठ है साहब, आप उसकी तरफ एक बार नज़र भर के देखेंगे तो वह अपने आप को बेचकर भी आपकी सेवा करता रहेगा। डॉक्टर स्वरूप ने अपने आप को फिर याद दिलाया कि आज स्कॉच और सोडा लेकर घर जाऊंगा। आज फिर? पिछले सप्ताह तो उसकी पत्नी ने चीख चीख कर सारा घर सिर पर उठा लिया था और फिर ब्लड प्रेशर से बिस्तर पर चित हो गई थी और खुली आंखों से बेहोश पड़ी थी। उसने अनजाने में उसकी आंखें बंद कर दी थी और उसके दिल की धड़कन महसूस करके एकदम भय से पीछे हट गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर स्वरूप ने अचानक सिर उठाया और देखा कोई व्यक्ति उसके दफ्तर के दरवाजे के ठीक बीच में खड़ा उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। पहले तो डॉक्टर ने उसे बाहर इंतज़ार करने को कहा, फिर आंखें झपककर आश्चर्य और भय से उसकी ओर देखता रह गया। यह कैसे हो सकता है? मैं अपने भाई को लेने आया हूँ,
वह व्यक्ति 2-4 कदम ऑफिस के अंदर चला आया। मैं उसे देख आया हूँ, शायद वह वहीं था। ओह, डॉक्टर ने ढीले होकर खुली सांस ली। मुझे ऐसा लगा तुम्हारा भाई खुद ही मुर्दा खाने से उठकर चला आया है। परसों शाम को उसे यहाँ भेजा गया था। हम जुड़वां भाई हैं, उस व्यक्ति ने रोनी सी आवाज़ में डॉक्टर को बताया। डॉक्टर अपने होश हवास पर काबू पाने के लिए हंसने लगा। मैं तो ठंडा हो गया था, मानो एक मुर्दे ने दूसरे पर आंखें गड़ा रखी थी। डॉक्टर ने उसे अपने सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह अभी तक अपने ऊपर बीती घटना के तिलिस्म में ही कैद था। मुर्दे भी ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी तरह बस जाते होंगे। ठहरो, बोलो नहीं, क्या पता हम भी मुर्दे हों। मैंने कहीं पढ़ रखा है कि हर व्यक्ति वास्तव में मौत से पहले ही मर चुका होता है। न मालूम कब से वह अपने आप से बातें करने लगता था। मुझे बड़ी धुंधली सी याद आ रही है। मैंने भी एड़ियाँ रगड़ कर जान दी थी और फिर मुर्दा खाने में भेज दिया गया था। पिछले 15 बरस से मैं यहाँ गड़ सल रहा हूँ। फिर उसने अपने आप को झंझोर कर बताया कि इस अजनबी के सामने क्या रोने लगे हो। नेवर माइंड, वह सिर झटक कर सीधा बैठ गया। बोला, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं अपने भाई की लाश लेने आया हूँ। अब तक डॉक्टर स्वरूप अपने नॉर्मल सेल्फ में आ चुका था। लाशें यूं ही हर आते जाते के हवाले नहीं की जाती। पहले हमारे ऑफिस का एक फॉर्म भरो, नहीं 2 फॉर्म, समझे? किसी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लाओ और एक घोषणा पत्र जिस पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर हों और इनमें से एक को हमारे दफ्तर का कोई आदमी भली भांति जानता हो। जाओ अब। आगंतुक परेशान होकर खड़ा हो गया। कहाँ जाऊँ? कहीं भी, मैं क्या बताऊँ? फॉर्म, घोषणा पत्र, साथ के दफ्तर में बड़े बाबू से मिलो, वह तुम्हें सब समझा देगा। वह व्यक्ति जाने के लिए उठा तो डॉक्टर स्वरूप को शायद तरस आ गया। बैठ जाओ, मुर्दे का ब्यौरा मेरे रजिस्टर में नोट कराओ। उसने एक रजिस्टर खोल लिया। नाम अमर सिंह। अमर सिंह किसका है, तुम्हारा या उसका? मेरा। अरे भाई, उसका नाम बताओ जिसे लेने आए हो। किशन सिंह। उम्र? मेरी उम्र 45 बरस है। मुझे तुम्हारी उम्र से क्या मतलब, लाश की उम्र बताओ। हम जुड़वां भाई हैं तो मैं क्या करूं, लाश की उम्र बताओ और उसका पता। अमर सिंह चिढ़ गया। मैं क्या पता बताऊं, वह तो आपके पास सड़ गल रहा है। डॉक्टर भी चिढ़ गया। सड़ गल नहीं रहा, एयर कंडीशनर डॉर्मेट्री में है और वहाँ बर्फ़ में रखा है। मैं वहीं से आ रहा हूँ। एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा और जितनी थोड़ी सी बर्फ़ है वह पिघल चुकी है। यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर स्वरूप ने घंटी बजाई, जिसे सुनकर चौरंजी दौड़ा हुआ आ पहुंचा। डॉक्टर ने बू सूंघने के लिए नाक से एक लंबी सांस ली। क्या तुम्हें बू आ रही है चौरंजी? चौरंजी ने उसी तरह अपनी नाक को फड़फड़ाया। हाँ, बू तो आ रही है साहब। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, बड़े बाबू से कहो एयर कंडीशन वाले को फ़ौरन बुलाएं, नहीं तो लाशें अपने बू से बेअख्तियार हो इधर उधर आ निकलेंगी। केयर टेकर को मेरे पास आने को कहो, जाओ। चौरंजी अपनी टोपी उतारने के लिए सिर की ओर हाथ उठाने लगा तो डॉक्टर स्वरूप ने चौकन्ना होकर उसे रोक दिया। नहीं, सिर को ढका रहने दो। फिर वह अमर सिंह को संबोधित करता हुआ बोला, तुम बड़े बाबू से मिलकर फॉर्म वार्म भरकर अपनी लाश उठवा लो। मेरी लाश? तो क्या मेरी? जाओ उठवा लो। कैसे उठवाऊं? सभी के सभी तो फूल कर एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन तुमने बताया है तुम उसे देख आए हो। हाँ, एक पर मुझे भ्रम तो हुआ था, पर हो सकता है वह कोई और हो। तो क्या हुआ, सभी तुम्हारे भाई हैं। किंतु मुझे केवल एक भाई को ले जाना है। तुम्हारा भाई अब रह ही कहाँ गया है। लेकिन डॉक्टर साहब की जान क्यों खा रहे हो भाई? चौरंजी ने अपने अफसर की सहायता की। करके बोलता हूँ साहब, ऐरे गहरे को अंदर मत आने दिया करें। फिर अमर सिंह के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा, अपने भाई को तो तुम्हें ही पहचानना है
हमें तो नहीं। डॉक्टर स्वरूप अपने गुस्से को वश में करने के लिए सिगरेट सुलगाने लगा। क्या ज़माना आ गया है, भाई अपने भाई को नहीं पहचान सकता। अमर सिंह मुंह लटकाकर चरंजी के साथ बाहर जाने लगा तो डॉक्टर स्वरूप को फिर उस पर तरस आने लगा। ठहरो, घबराओ नहीं, कोशिश करोगे तो पहचान लोगे। सिगरेट का लंबा कश लेकर उसकी इच्छा हुई कि बेचारे की और सहायता की जाए। अगर तुम्हें कोई ऐसा गवाह ना मिले जिसे हम जानते हों तो हमारे इस चपरासी को अपना गवाह बना लो। और सुनो, तुम्हारे हलफनामे पर भी बड़ा बाबू किसी नोटरी से हस्ताक्षर करवा लेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं। डॉक्टर स्वरूप ने मुस्कुराते हुए सोचा कि बड़ा बाबू और चौरंजी उससे 50 रुपये ऐंठ ही लेंगे, उसमें से 20 अपने खरे हो जाएंगे। उसने मुस्कुराते हुए अपने सामने रखे कोरे कागज़ पर आज की टोटल आमदनी के हिस्से लिखे, 400 जमा 20। चरंजी और अमर सिंह उसके कमरे से बाहर हो लिए और उसने लाशों की बू सूंघने के लिए फिर एक बार अपनी नाक ऊपर उठाकर एक लंबी सांस ली और बड़बड़ाया, बू पहले से बढ़ गई है। इस प्रकार की बू महसूस करके वह बड़ा बेचैन हो जाता। अव्वल तो वह मोर्चरी का रुख ही न करता, या फिर उधर जाना बेहद ज़रूरी हो जाता तो सूचना भेजकर बिल्डिंग के उस विंग में खूब दवाइयाँ छिड़का लेता और प्रायः वहाँ केयर टेकर के दफ्तर में ही काम निपटाकर लौट आता। पिछले सप्ताह उसके डायरेक्टर ने उसे सूचित किया था कि आइंदा बर्फ से हर लाश के बिस्तर पर एक फ्रीज़र फिट करने का प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। वह तो ठीक है सर, उसने उत्तर दिया था, किंतु इतने लो पावर में अब भी हमारी मशीनों के तार फट जाते हैं, उस समय क्या बनेगा? उसके अफसर ने चेतावनी देने के लहजे में कहा था, तुम हमेशा पीछे की ओर देखते हो यंग मैन, आगे की ओर देखा करो। साला हरामी, यह खुद तो न आगे देखता है न पीछे की ओर, बस जहाँ भी देखें हम ही देखें। डॉक्टर स्वरूप को ख्याल आया कि अभी तक मुर्दों की कुल संख्या चेक नहीं की। उसने सिगरेट बुझाकर रजिस्टर अपने आगे खोल लिया और कागज़ पर मुर्दे गिनने लगा। 1, 2, 3, 8, 16, 18 और यह 19। फिर उसने केयर टेकर द्वारा भरे हुए कॉलम पर नज़र दौड़ाई ताकि एक्चुअल्स भी देख ले। 18, अरे एक कम कैसे हो गया? उसने घंटी बजाई और दरवाजे की ओर देखने लगा। जब कोई ना आया तो फिर रजिस्टर पर झुक गया। 1, 2, 19। एक मुर्दा कहाँ गायब हो गया? कहीं वाकई वह तो नहीं था? उसे अमर सिंह का ख्याल आया और वह बदहवासी हंसी हंस दिया और फिर एक बार उसने रजिस्टर पर नज़र जमा ली। 1, 2, 3। आपने घंटी बजाई है साहब? चरंजी ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। उसके पीछे पीछे एक और व्यक्ति दाखिल हुआ। आपने याद किया है? डॉक्टर स्वरूप ने नए आदमी को घूर कर देखा। तुम कौन हो? मैं केयर टेकर साहब का नया चपरासी हूँ साहब, राजू। अरे हाँ, तुम ही तो हो, मैं पहचान नहीं पाया। डॉक्टर ने उसके मुंह की ओर इशारा किया। तुमने ये फुंसियों का नकाब क्यों चढ़ा रखा है? इलाज करवा रहा हूँ साहब, सूझ सूझ कर कुप्पा बने हुए हो। क्या तुम्हें अपने में से बू नहीं आती? क्या करूँ साहब, बर्फ मुंह पर रखा करो। डॉक्टर ने अचानक अपने नथनों को फड़कता महसूस किया। फिर वही बू। उसने नथनों के रास्ते सांस ली। बढ़ गई है। चरंजी और राजू ने भी वैसे ही सांस ली। हाँ, बू तो आ रही है। केयर टेकर कहाँ है? डॉक्टर को याद आया कि केयर टेकर ने तो आज अपने दांतों के डॉक्टर के पास जाने के लिए आज्ञा ले रखी है। क्या तुम्हारा एयर कंडीशनर चल रहा है? मैं इतना किस्मत वाला कहाँ हूँ साहब। राजू मूर्खों की तरह खी खी करने लगा। यह देन तो मुर्दों को ही नसीब है। राजू की बात डॉक्टर के दिल को जा लगी, किंतु वह बोला, अभी तक खी खी किए जा रहे हो, मेरी बात का सीधा जवाब दो। करके बोलता हूँ,
अफसर के आगे ज़्यादा अक्ल मत दिखाओ। चरणजी ने अपनी टोपी उतारनी चाही, परंतु डॉक्टर की नज़र में डांट महसूस करके उसने अपना हाथ रोक लिया। डॉक्टर स्वरूप को एकदम याद आया कि एक मुर्दे का हिसाब नहीं जुड़ पा रहा। उसने चरणजी को आज्ञा दी बड़े बाबू को बुलाएं, किंतु फिर उसे झट से ही रोक लिया। बड़े बाबू के मुंह से इतनी गंदी बात आती है कि तबीयत मितलाने लगती है। उसने राजू से ही मुर्दों की संख्या के बारे में पूछा और राजू ने फौरन ही जवाब दिया, पूरे 18 हैं साहब। क्या तुम्हें विश्वास है 18 हैं? मेरा और काम ही क्या है साहब, दरवाजे पर बैठा उन्हें बार बार गिनता हूँ। अब तो इसकी आदत हो गई है साहब, जिधर भी चंद लोग इकट्ठे हो जाएं, मैं उन्हें गिनना शुरू कर देता हूँ। देखो राजू, डॉक्टर स्वरूप ने अचानक कुछ फैसला करके अपना मुंह बड़ा पक्का कर लिया। अब मैं तुमसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, यदि तुम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो बता दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा साहब। तुम्हारी समझ में इतना तो आ रहा है कि एक मुर्दा काले धंधे में 1000-1500 में उठता है। यदि तुमने गोलमाल नहीं किया तो एक मुर्दा कहाँ गया? सरकार तो उसकी जगह मुझे लिटाकर हिसाब पूरा करेगी, तुम्हारा क्या जाएगा? नहीं साहब, डॉक्टर के चहेते चरणजी ने बीच में आकर बोला। मैं राजू की ओर से आग में हाथ डालकर कह सकता हूँ, यह आदमी ऐसा नहीं है साहब। तो फिर मुर्दा कहाँ गया? जैसे भी हो, मुझे इसी समय अपना मुर्दा चाहिए। डॉक्टर ने एक बार और रजिस्टर पर अपनी परेशान नज़र दौड़ाई। एक खाने में उसकी आंखें टिक गईं और वह प्रसन्नता से उछल पड़ा। मिल गया, यह देखो, बड़े बाबू ने यहाँ एक मुर्दे की पहचान गलती से 2 बार दर्ज कर दी है। मुर्दे 18 ही हैं। जाओ बड़े बाबू को बुलाओ। किंतु उसका जी मितलाने लगा। नहीं, रहने दो। क्या तुम्हें बू महसूस नहीं हो रही? उसे न मालूम क्या सूझी, वह अपना ही शरीर सूंघने लगा। नहीं साहब, इस समय तो नहीं हो रही। लाशों के पास बैठ बैठकर तुम्हारी नाक ठीक से काम नहीं करती। मैंने तुमसे पूछा था कि मुर्दा खाने में एयर कंडीशनर ठीक चल रहा है या बंद पड़ा है। 10-15 मिनट बंद रहा साहब, फिर अपने आप ही चलने लगा। यहाँ सब कुछ आप ही आप चले हैं। तुम सब निकम्मे हो। यहाँ मैं तुम्हारी रक्षा ना करूं तो तुम सबको 2 दिन में जूते मार मार कर यहाँ से निकाल दिया जाए। करके ही तो हम आपके नाम की माला जपते हैं साहब। किंतु कुछ काम भी किया करो। क्या वह हरामी का पिल्ला पूरी बर्फ भेज रहा है? नहीं साहब, पहले से आधी भी नहीं भेजता। डॉक्टर अपनी पतलून के पिछली जेब की ओर हाथ ले गया और दांत पीसकर बोला, उससे तय तो यह हुआ था कि लिखित से आधी जरूर भेजेगा। चलो कम से कम 1/3 ही भेज दे, मगर बेईमान सारे वादे भूल गया। वह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस करके सिगरेट सुलगाने लगा। गंगू ठेकेदार को कहलवा भेजो चरणजी, वह मुझसे फौरन मिले। चरणजी बगले बजाने लगा। मैं आज ही उसके पास चला जाऊंगा साहब। इसी बीच टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हेलो डार्लिंग, डॉक्टर की पत्नी का टेलीफोन था। क्या फ्रिज में बर्फ नहीं बन पा रही? बू क्यों? हाँ, मशीन ही बिगड़ गई हो तो बू तो आएगी ही। तो ये थी कहानी बू, जिसे लिखा था श्री जोगिंदर पाल जी ने। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज कहानियों का सफ़रनामा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।